तो स्टूडेंट्स, सबको गुड वाली मॉर्निंग। आज हम लोग दोबारा स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिज्म एंड देयर हैबिटेट। इसमें हम लोग लेसन के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं, हम लोग इसमें जल्दी जल्दी पढ़ते चलेंगे और क्वेश्चन आंसर क्या क्या बन सकते हैं इस लेसन से। ठीक है, क्लास 6 है, इस लेसन से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग वो लिखेंगे और उसको सोल्व, मतलब उसका आंसर कैसे लिखना है वो हम लोग लिखने की यहाँ पे कोशिश करेंगे और आप लोगों को भी अपनी नोटबुक में लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन, आपका लेसन का नाम क्या है? ऑर्गेनिजम्स एंड देयर हैबिटेट। ऑर्गेनिजम्स का मतलब आप लोगों को पता है जिंदा चीज है, ठीक है। जीव, जीव क्या होती है? लिविंग थिंग्स को ही हम लोग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और देयर हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब ये वो वाला हैबिटेट नहीं है जो आप लोग हैबिटेट का मतलब आदत पढ़ते आए हैं। ये हैबिटेट में स्पेलिंग जरा ध्यान से देखिए, आपको समझ आएगा कि ये क्या अंतर है इन दोनों में। तो हैबिटेट का मतलब क्या होता है? जहां पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं। देखो, ऑर्गेनिज्म एंड देयर हैबिटेट, यही से आपको क्लियर हो रहा है। जहां पे ऑर्गेनिज्म रहता है उसको कहते हैं हैबिटेट। जिस जगह पे, जिस एनक्लेव पे, जिस एरिया में या उसके जो भी आसपास उसकी जो जगह होती है उसको क्या कहेंगे? ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट है। ठीक है, जैसे कि आप लोग अपने घर में रहते हैं तो आपका हैबिटेट क्या है? आपका घर है। उस हैबिटेट में कुछ आपको टेम्परेचर, कुछ गर्मी है ना, कुछ एनवायरनमेंट आपको मिलता होगा ना। तो हैबिटेट क्या क्या, हैबिटेट का क्या रोल होता है? वो आपको फैसिलिटियां देता है रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, खाने के लिए, है ना, धूप से बचने के लिए। हैबिटेट क्या करता है? आप लोगों को समझ आ गया होगा हैबिटेट का एडवांटेज क्या होता है या हैबिटेट का रोल क्या होता है। तो हैबिटेट वैसा ही होगा ना जो आपको पसंद होगा, आप वहीं रहना पसंद करेंगे। सॉरी, जहाँ, तो हैबिटेट आपको कैसा चाहिए? आपको एक ऐसा अच्छा हैबिटेट होना चाहिए जहां पे आप अच्छे से अपनी जिंदगी बिता सकें, अच्छे से सुखी शांति से आप लोग रह सके। तो हैबिटेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और आप वहां पे रह रहे हैं मजबूरन। ठीक है, तो वो आपके लिए हैबिटेट कैसा हुआ? तो हैबिटेट आपको समझ आ गया हो कि ऐसी जगह जो रहने के काबिल हो ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम लोग सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कुछ पॉइंट्स, आप लोगों को पॉइंट जान लेना चाहिए कि हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे एमसीक्यू, 10 एमसीक्यू करेंगे, इससे ज्यादा एमसीक्यू नहीं करेंगे। दूसरा करेंगे फिल इन द ब्लैंक, फिल अप कर देते हैं यहाँ पे, फिल अप करेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, तीसरा करेंगे वही ट्रू फॉल्स, 6-7 ट्रू फॉल्स करेंगे और ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। और चौथा करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर, बस इतना ही करेंगे। और सारा इस लेसन में से जो जो है सारे मेन क्वेश्चन उठाएंगे, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन आंसर बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी 4 क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेस्ट होनी चाहिए, इसको समझिए कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप वीडियो को बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको बड़ा करना आता है। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन नहीं नजर आ रहा होगा तो आप बड़ा कर सकते हैं, उसकी स्पेलिंग देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों का? प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स आर लीव्स आर कॉल्ड। ठीक है, ऐसी जगह जहां पर ऑर्गेनिज्म आर लीव, मतलब ऑर्गेनिज्म जहां पर रहते हैं उसको क्या कहते हैं? आर कॉल्ड। ठीक है, इस कर दीजिएगा यहाँ पे, लीव्स इज कॉल्ड। ठीक है, जहां पर इज क्यों लगा रहा हूं मैं? देखिए प्लेस, इसका इज है, ये आपको ध्यान देना है, आप जब इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। यहाँ पे लाइफ की जगह मैंने आर लगा दिया था गलती से। ये प्लेस और इज एक दूसरे को मतलब डिफाइन कर रहा है। ठीक है, ये जगह और इज, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे मैंने इज लगाया है। इज देखिए मैंने लाइफ के लिए मेरे को लगा आर लगाना है, मगर ये इज किसका है? प्लेस का है। ठीक है, प्लेस क्या है? सिंगल है, तो सिंगल के लिए सिंगल वर्ब लगता है, हेल्पिंग वर्ब लगता है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है? प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स आर लिव्स इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं जहां पर ऑर्गेनिज्म रहते हैं? तो क्या उसको घर कहते हैं जहां पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं? थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है। और देखिए, क्या कार में ऑर्गेनिज्म रहते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? ठीक है, जिस जगह पर ऑर्गेनिज्म रहते हैं वहां पर उसको क्या कार कहते हैं? नहीं। ठीक है, क्या छत पर ऑर्गेनिज्म रहते हैं? नहीं। तो उस जगह को क्या कहते हैं? हैबिटेट। तो ये वाला हाउस से ज्यादा बेटर लग रहा है मुझे, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए हैबिटेट की डेफिनेशन सिंपली, ये हैबिटेट की डेफिनेशन है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज हैबिटेट तो आपको क्या कहना है? प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स आर लिव्स इज कॉल्ड हैबिटेट। ठीक है, आगे सेकंड क्वेश्चन देखिए, थिंग्स विच हैव लाइफ और थिंग्स विच हैव लाइफ आर नोन एज, जिन
वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिनके पास लाइफ है उसको नॉन एज, वो क्या जानी जाती हैं? क्या मोटल, मोटल का मतलब अमर, क्या वो अमर जानी जाती हैं? ऑर्गेनिज्म जानी जाती है? जी हाँ, ऑर्गेनिज्म तो जानी जाती है, जिनके पास जिंदगी हो उनको ऑर्गेनिज्म कहते हैं। बी देख लीजिए, लिविंग थिंग्स, क्या लिविंग थिंग जानी जाती है? ये दोनों सेम ही है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म और लिविंग थिंग सेम ही है। तो अगला देखिए, बी ऑप्शन क्या कह रहा है? बोथ बी एंड सी। तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? दोनों है, तो दोनों पे अलग अलग तो नहीं लगा सकते, तो ये आपका अल्टीमेटली आपका ये आंसर पहले से दिया हुआ है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्पेशल फीचर दैट एनेबल टू लीव अ ऑर्गेनिज्म इन अ स्पेसिफिक हैबिटेट। स्पेशल फीचर जो मतलब एनेबल करता है किसी ऑर्गेनिज्म को किसी हैबिटेट में रहने के लिए, उस स्पेशल फीचर को क्या कहते हैं, ठीक है। हैबिटेट इज कॉल्ड, तो उसको क्या कहते हैं? एडेप्टेशन कहेंगे, या हैबिटेट कहेंगे, या म्यूटेशन कहेंगे, या ऑर्गेनिज्म कहेंगे। तो यहाँ पे एडेप्टेशन सही है। एडेप्टेशन क्या है? एक स्पेशल फीचर है कि कहीं पे किसी जीव को रहने के लिए, वो जिंदा रहने के लिए मदद करता है, ठीक है, वो अनेबल करता है उसकी जिंदगी को जीने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अडेप्टेशन इन कैमल आर। अडेप्टेशंस, देखिए अडेप्टेशंस बहुत सारे हैं इसलिए मैंने आर लगाया है, इसके लिए मैं लगा रहा हूँ आर। तो बहुत सारे अडेप्टेशन की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, स्टोरिंग वाटर कैपेसिटी इज हाई, स्टोरिंग वाटर कैपेसिटी इज हाई, सही बात है। थिक स्किन, सही बात है, उसकी चमड़ी मोटी होनी चाहिए ताकि रात में जब ठंड ज्यादा होती है तब वो बच जाए, और दिन में जब ज्यादा गर्मी होती है तब बच जाए, ठीक है। तो ये दोनों तो सही लग रहे हैं। स्मॉल लेग, क्या है? कैमल के पास छोटी छोटी टांगे होती हैं, अगर छोटी टांगे रहेंगी तो वो तो जमीन में धंस जाएंगी ना, मिट्टी में धंस जाएंगी, तो ये तो गलत बात है। ये दोनों सही लग रहा है। बी क्वेश्चन देखिए, बोथ ए एंड बी, तो ए और बी आपका सही है, तो ये आपका आंसर हो गया। ये हमने एमसीक्यू कर लिए हैं, 4 6 और एमसीक्यू कर लेते हैं ताकि हमारा आसानी से हो जाए, ठीक है। अगले क्वेश्चन आपके हैं, एक तक क्वेश्चन करवा रखे हैं मैंने, लिख दिए हैं। देखिएगा, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा कि आप लोगों के कितने सही हो रहे हैं इसमें से, ठीक है। आप लोगों को कितने क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, समझना भी जरूरी है, लिखना ही जरूरी नहीं है। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ हैबिटेट प्रोवाइड डैश डैश एंड डैश टू एन ऑर्गेनिज्म। एक हैबिटेट क्या क्या प्रोवाइड करवाता है किसी जीव को, ठीक है। हैबिटेट जगह है, आप समझ चुके हैं। कोई ऑर्गेनिज्म जगह क्या, कोई जगह मतलब कोई जगह किसी ऑर्गेनिज्म को क्या क्या प्रोवाइड करा सकता है? ऑर्गेनिज्म क्यों रह रहा होगा? कुछ ना कुछ वहां से कुछ मिल रहा होगा तभी तो रह रहा होगा। तो देखिए आपका क्वेश्चन है, ऑप्शन है, क्या फूड प्रोवाइड करवाता है, सूटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड कराता है, हाउस प्रोवाइड करवाता है? जी हाँ, हाउस भी प्रोवाइड करवाता है, ऑल प्रोवाइड करवाता है। देखिए एक हैबिटेट है, एक जगह है, ऑर्गेनिज्म या कोई आदमी या बंदा या कोई जीव क्यों रहेगा कोई किसी जगह पर? उसको खाना मिल रहा होगा, उसको सूटेबल टेम्परेचर, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी लग रही होगी, ठीक है, और ना और उसको घर भी, कुछ शेड कुछ छत भी तो दे रहा होगा। तो हाउस, हाउस का मतलब मेरा शेड से है, ठीक है। तो शेड भी मिल रही होगी, छाया भी मिल रही होगी उसको, है ना। तो ये सारे क्या है? आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही है। आगे देखिए, सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट आर। देखिए कंपोनेंट्स एस लगा है इसलिए मैंने आर लगाया, इसके लिए मैंने आर लगाया, ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा, ये ज्यादा है तो इसलिए वर्ब भी आपका ज्यादा है। तो कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट्स आर, तो कंपोनेंट आपको पता है दो तरह के होते हैं, बायोटिक, जैविक और अजैविक। जैविक को क्या बोलते हैं? बायोटिक। अबायोटिक को देखिए, नॉन बायोटिक का मतलब यही आपका अबायोटिक ही है, यहाँ पे अबायोटिक ही है, नॉन बायोटिक लिख दिया, मगर इसकी सेंस नहीं बन रही है कुछ भी, ठीक है। तो आप लोगों को दोनों पता है, ये तो मैंने कंफ्यूज करने के, नॉन अबायोटिक बायोटिक, ये नॉन बायोटिक, ये तो आपको मैंने कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो आपका आंसर क्या होगा? एक आपको रखना है ई ऑप्शन, क्या रखना है आपको? बोथ। बोथ क्या? ए एंड सी। ए एंड सी आपका आंसर है, ठीक है, ई ऑप्शन नंबर सी में, ई में, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? बायोटिक कंपोनेंट्स आर। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? टेम्परेचर एंड वेदर होते हैं, प्लांट्स होते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर सी वाटर एंड वाइन होते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर बी डी बोथ ए एंड सी। तो आपका क्या लग रहा होगा? आपको लग रहा होगा सर ये वाला सही है। एक बार ध्यान से देखिए, बायोटिक पूछा है मैंने, बायोटिक का मतलब जिंदा कंपोनेंट, तो क्या ये जिंदा है? नहीं, ये क्या जिंदा है? तो आपका आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। अगली वाले क्वेश्चन में देखिए, ये भी आपके साथ मैंने थोड़ा सा दिमाग के साथ खेला है। अबायोटिक कंपोनेंट्स आर डैश। कौन कौन से अबायोटिक हैं? देखिए एनिमल है, प्लांट्स है, बर्ड्स है, नन है। कौन कौन से हैं? देखिए अबायोटिक का मतलब जो अजैविक हैं, जो जिंदा ना हो, ठीक है। तो देखिए अजैव कौन कौन से हैं? एनिमल जिंदा है, प्लांट
बर्ड, ये सब जिंदा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका, ये भी कर लीजिएगा थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर डी आपका नन, कोई सा भी आपका अबायोटिक नहीं है। अबायोटिक तो ऊपर वाले थे जो कि मैंने बदल दिए। तो ये आपके एमसीक्यू हो चुके हैं। अब चलेंगे हम लोग फिल इन द ब्लैंक पे। फिल इन द ब्लैंक करेंगे और फिल इन द ब्लैंक करने की कोशिश आप करिएगा। 5 क्वेश्चन बनाए हैं, बिल्कुल इजी इजी बने हैं। देखिए आप लोग पढ़ चुके हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लेस वेयर लिविंग थिंग आर लाइव। ऐसी जगह जहां पर लिविंग थिंग रहते हैं उस जगह को क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन भरने की कोशिश करिएगा। डैश इज अ स्पेशल फीचर विच एनेबल टू सर्वाइव ए ऑर्गेनिज्म इन अ स्पेसिफिक हैबिट। किसी भी स्पेसिफिक हैबिट में रहने के लिए एक स्पेशल फीचर आ जाता है किसी ऑर्गेनिज्म में, जो कि मदद करता है उसको जीने के लिए। ठीक है, मान लीजिए ऊंट है, ऊंट में कुछ स्पेशल फीचर आ जाते हैं जो कि सरवाइव करने में मदद करते हैं। तो उस चीज को क्या कहा जाता है, उस चीज को क्या कहा जाता है आप लोगों को पता है, अडेप्टेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंपोनेंट ऑफ अ हैबिटेट आर डैश एंड डैश। हैबिटेट के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, 2 होते हैं। मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद भरेंगे, यहाँ पर आपको मैं बता चुका हूँ। अब देखिए, बायोटिक कंपोनेंट ऑफ अ हैबिटेट आर। बायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं किसी हैबिटेट के, है ना। तो बायोटिक आपको पता है जो जैविक है, जैविक। तो आप लोग भर सकते हैं बायोटिक में। एनिमल हो गया आपका, एनिमल, प्लांट्स हो गए, ठीक है, बर्ड्स हो गए, एंड आप लोग अपनी मर्जी से भर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग इतना काबिल होना पड़ेगा कि आपको आंसर रटने की जरूरत नहीं है। देखिए प्लांट, एनिमल, बर्ड्स और क्या, इंसेक्ट कर दीजिए, छोटे छोटे कीड़े, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया हो जाएगा। इंसेक्ट, ठीक है, मैं स्पेलिंग बढ़िया से लिख देते हैं ताकि आप लोगों को नजर आए। इंसेक्ट्स, ठीक है, INSECTS। आगे 5th क्वेश्चन देखिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग थिंग्स आर। कैरेक्टरिस्टिक लिविंग थिंग्स की क्या क्या होती हैं, 1 2 3 4 बताने। तो 4 कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों को नहीं पता, आप लोगों को पता है। एक तो पहला हो गया हीलिंग हो गया, दूसरा हो गया ब्रीथिंग, तीसरा क्या हो जाएगा भाई साहब, ईटिंग, चौथा क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक हो चुके हैं। 5 फिल इन द ब्लैंक थे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा और आप लोग खुद कर पाए होंगे। ठीक है, अगर खुद नहीं कर पा रहे तो इससे आसान आप लोगों को नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी में आप लोगों को पता है कि क्वेश्चन अपने आप बना दिए जाते हैं। क्वेश्चन आपको कहीं से भी पूछ लेगा एनसीईआरटी वाला। देखिए इससे आसान भाषा में आपको क्वेश्चन आंसर या फिल इन द ब्लैंक नहीं मिलने वाले, जितनी आसान भाषा में आप लोगों को मैं करवा दूँ। तो आप लोगों को ध्यान देना है, हर एक वर्ड मीनिंग में आपको बोल रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान देंगे। ठीक है, ट्रू फॉल्स मैंने आप लोगों के लिए एकदम बढ़िया से बनाया है, आप लोगों को ट्राई करना है खुद अपने आप। एक बार जिनको इंग्लिश आती है वो लोग अपने आप इस वीडियो को, मैं सामने से हट जाता हूँ, पूरा देख लेंगे इसको बड़ा करके और अपने आप ट्रू फॉल्स करने की कोशिश करेंगे अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो। बाकी मैं करवाने के लिए तो हूँ ही। तो और जिनको नहीं समझ आया तो मैं हिंदी में बता रहा हूँ, हिंदी में एक बार करें, समझेंगे, फिर अपने आप करने की कोशिश करेंगे मेरे से पहले। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक कार इज अ लिविंग थिंग। एक कार कोई कार है, एक कार है, वो लिविंग थिंग है क्योंकि, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, इट कैन बी मूव, क्योंकि वो मूव कर सकती है, हिल सकती है। तो ये आपका क्वेश्चन जो पूछा गया, क्या ये सही कह रहा है आपको? तो एक कार जिंदा चीज है क्योंकि वो मूव कर सकती है, सही बात है। तो आप लोगों को बताना है। अगला दूसरा क्वेश्चन, ए प्लांट इज अ नॉन लिविंग। एक प्लांट जिंदा चीज नहीं, चीज नहीं है क्योंकि, बिकॉज इट कैंट बी मूव, इट कांट मूव। ठीक है, इट कांट मूव, है ना, इट कांट बी मूव। तो एक प्लांट क्या है, जिंदा नहीं है क्योंकि वो नहीं चल सकता, इट कांट मूव। ठीक है, तो ये बात सही है, आप लोग देखिएगा। रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग थिंग। रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली एक है और एक है रिप्रोडक्शन, ये कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग्स के। जी हाँ, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली मैंने आप लोगों को बताया है, आप लोग समझिए। रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली का मतलब कि देखिए लिविंग थिंग्स में ही होता है। रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली का मतलब क्या होता है, जैसे गर्मी हो रही है तो आप लोग
अपने कपड़े मतलब हल्के कर देते हैं या पंखे के पास बैठ जाते हैं। मान लीजिए ज्यादा ठंडी होने लगी तो आप फटाफट आपने अपने शरीर पर कपड़ा डाल लिया, ठीक है, स्वेटर डाल लिया। तो जैसे जैसे चेंज होता है तो आप लोग भी रिस्पॉन्ड करते हैं। रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली का मतलब समझ रहे हैं? आसपास में जो चेंज हुआ आपने उसके हिसाब से अपने आप को बचने के लिए कोई रिस्पॉन्ड किया, ठीक है ना? तो उसको कहते हैं रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। और ये चीजें किसमें होती हैं? ये जिंदा चीजों में होती हैं। मान लीजिए कोई मरी हुई जिंदा चीज नहीं, जैसे टेबल है, क्या उस पर मैं आग लगा रहा हूँ तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी? नहीं। तो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली का समझ रहे हैं? आपको कोई मारेगा तो आप भी रिस्पॉन्ड करेंगे, अगर हैबिटेट में कोई चेंज होगा तो आप भी रिस्पॉन्ड करेंगे, तो उसको कहते हैं रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली किसमें होता है? ऑर्गेनिजम्स में होता है। और रिप्रोडक्शन तो आपको पता है, बच्चे पैदा करना किसी ने किसका कैरेक्टरिस्टिक है? ये भी लिविंग थिंग का ही कैरेक्टरिस्टिक है। अगला देखिए, तो ये क्या सही है या गलत है? तो मैंने यहाँ पे सही लगा दिया, आप लोग पता है। बायोटिक कंपोनेंट ऑफ हैबिटेट आर वाइन, सोयल एंड वाटर। बायोटिक का मतलब जिंदा, बायोटिक का मतलब जैविक। तो ये वाइन, सोल एंड वाटर, ये क्या कंपोनेंट जैविक हैं? नहीं, ये तो अबायोटिक वाले थे। तो ये आपका आंसर क्या है? गलत है। अगला, जर्मिनेशन ऑफ सीड इन अ डार्क एंड कोल्ड रूम विल बी फास्ट। किसी सीड का जर्मिनेशन है जो, क्या वो कोल्ड और डार्क रूम में जल्दी होगा? तो आप लोग खुद बताइए कि क्या होगा। आगे देखिए, इसमें एक कार इज अ लिविंग थिंग बिकॉज इट कैन बी मूव। एक कार जिंदा है क्योंकि वो चल सकती है, इसलिए नहीं, उसके अंदर वो चल सकती है, ठीक है। कुछ ऐसी मरी हुई चीज, कुछ ऐसे नॉन लिविंग थिंग होते हैं जिसमें कुछ करेक्टर आ जाते हैं लिविंग थिंग के, मगर ऐसा नहीं कि वो सारे के सारे करेक्टरिस्टिक अपने पास रखती है। ये सिर्फ मूव ही तो कर सकती है, क्या ये बच्चे पैदा कर सकती है? नहीं। आप सारे करेक्टरिस्टिक आप लोग मिला के देखिए, कार में क्या मैच हो रहे हैं? सिर्फ मूव ही तो कर सकते हैं, तो क्या हम इसको जिंदा बोल दें? कार इज अ लिविंग थिंग? नहीं, ये जिंदा थोड़ी ना। अगला देखिए, ए प्लांट इज अ नॉन लिविंग बिकॉज इट कैन बी। सिर्फ वो मूव नहीं कर सकता तो क्या हम उसको नॉन लिविंग थिंग बोल सकते हैं इस प्लांट को? नहीं, ये तो बच्चे भी पैदा कर सकता है, सांस भी लेता है, टेम्परेचर से बचने के लिए अपने आप को छाल भी रखता है अपने पास, है ना? तो ये बहुत सारी करेक्टरिस्टिक इसमें मिल रही हैं, ठीक है। और एक ही सिर्फ तो है, वो मूव नहीं कर सकता, तो क्या इसको हम लोग नॉन लिविंग कर दें? तो ये गलत बात है, ये भी गलत बात है, ये भी गलत बात है, ठीक है। अब आप लोगों को समझ आ गया है, ट्रू फॉल्स आपको क्लियर होना चाहिए। जर्मिनेशन का मतलब आप लोगों को पता है, किसी बीज का फूटना या उसमें से छोटा प्लांट निकलना या अंकुरित होना, उसको कहते हैं जर्मिनेशन। तो किसी भी सीड में जर्मिनेशन कब होगा? जब कोल्ड एरिया रहेगा या डार्क एरिया, तब होगा? नहीं, उसको सन मिलते रहना चाहिए और हीट मिलती रहनी चाहिए और उसको समय समय पर पानी मिलता रहना चाहिए। अगर वो तीनों चीजें, सन वाटर दोनों अवेलेबल है, ठीक है, तो वो उसका जर्मिनेशन फास्ट होगा। अगर मैं सिर्फ डार्क रूम में रख दूं या कोल्ड रूम में रख दूं, तो उसमें ना उसको सन मिल रहा है ना ही पानी मिल रहा है, तो वो जर्मिनेशन कैसे फास्ट हो सकता है? समझ रहे हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर इसका भी गलत है। तो क्लियर है आप लोगों को? मैंने जितना बताया आप लोगों को ट्रू फॉल्स क्लियर हुआ? अगर हुआ होगा तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा यस करके, ठीक है। अगला चलेंगे आपका क्वेश्चन आंसर के पास। तो हिंदी में समझिए कि लिविंग थिंग्स होते क्या? लिविंग थिंग्स ऐसी चीजें जिनमें जान हो, ठीक है, जिनके अंदर जिंदगी हो। तो आप लिख सकते हैं आंसर सीधा सीधा, थिंग्स विच हैव लाइफ, ठीक है, सिंपल भाषा में, थिंग्स विच possess life or which have life are called living things or living organisms, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, थिंग्स विच हैव लाइफ। लाइफ देखिए एक ही होगी, ज्यादा जिंदगी नहीं होगी, एक ही लाइफ होगी, इसलिए मैंने लाइफ लिखा है। विच हैव लाइफ आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स और ऑर्गेनिज्म। लिविंग थिंग पूछ ले, ऑर्गेनिज्म पूछ ले, एक ही डेफिनेशन है, कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का वर्ड मतलब एक ही है। अब बोला है गिव 5 एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल आपको लिखना है नीचे हेडिंग डालकर, एग्जाम्पल्स हेडिंग डालना है आपको, एग्जाम्पल्स लिखना है। पहला क्या एग्जाम्पल है आपका? ह्यूमन हो जाएगा, एनिमल्स हो जाएगा, एनिमल्स के नाम लिख देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। प्लांट्स हो गया, प्लांट्स में सारे प्लांट्स आ जा रहे हैं, ठीक है। बर्ड्स हो गए, कर लेते हैं यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म,
छोटे छोटे जीव भी तो है, ठीक है, उनके पास भी तो जिंदगियां है। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आप ये कर सकते हैं, इंसेक्ट डाल सकते हैं, 5 आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे कैसे लिखना है उसको। होता क्या है, हैबिटेट वो चीज है, वो जगह है जहां पर ऑर्गेनिज्म रहता है, इतनी सी बात है। प्लेस को ही हैबिटेट कहते हैं। तो मैंने देखिए लिखवा दिया, प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव, जहां पर ऑर्गेनिज्म रहता है उस जगह को क्या कहेंगे, हैबिटेट कहेंगे। उसी को हैबिटेट बोला जाता है, या घर समझिए जहां पर वो रह रहा है, ठीक है, जिस जगह पर रह रहा है या जिस घर में वो रह रहा है। तो एक और बात याद कर लेना आपको कि वो प्लेस पे क्यों रहेगा, खाने के लिए एंड सेफ्टी के लिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव फॉर फूड एंड सेफ्टी इज कॉल्ड हैबिटेट। क्लियर है, यहां तक आपको याद था। उसके आगे मैंने बता दिया क्यों रहेगा, फॉर फूड, फूड के लिए एंड सेफ्टी के लिए, उसे क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं, ठीक है, हैबिटेट कहते हैं। अब आगे थोड़ा सा बोला है गिव एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल देने हैं। तो एग्जांपल पे आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, कैसे कैसे हैबिटेट हो सकते हैं भाई। डेजर्ट वाला हैबिटेट है ना, एक्वाटिक हैबिटेट पानी वाला हैबिटेट, और माउंटेन एरिया है ना, माउंटेन एरिया या माउंटेन हैबिटेट भी बोल सकते हैं, माउंटेन एरिया लिख लेते हैं। और क्या होगा, आप लोग कहाँ पे रहते हैं, फॉरेस्ट भी हो गया बेटा, फॉरेस्ट भी तो हैबिटेट होता है ना। एक्वेटिक की जगह आप लोग यहाँ पे डाल दीजिए, रिवर कर दीजिए, ठीक है, रिवर भी तो एक हैबिटेट है। डेजर्ट, माउंटेन एरिया, फॉरेस्ट, 4 हो गए, 4 हैबिटेट हो गए अलग अलग, ठीक है, आपको समझ आया। डेजर्ट भी एक हैबिटेट है, डेजर्ट पे भी सब लोग रहते हैं, रिवर पे भी लोग रहते हैं, जहां जहां लोग रहते हैं उस जगह का नाम लिख दीजिए। माउंटेन एरिया, माउंटेन पर भी प्लांट और एनिमल रहते हैं, फॉरेस्ट में भी प्लांट और एनिमल रहते हैं, फॉरेस्ट में हम लोग भी रहते हैं, ठीक है। ग्राउंड एरिया भी कर सकते हैं आप लोग, ग्राउंड में भी हम लोग रहते हैं। चलिए 4 पूछा था, 4 आप लोग अपने दिमाग से कुछ भी लिख सकते हैं। आगे बात करेंगे तीसरा, डिफाइन अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ दिया है, डिफाइन अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या होता है, अडेप्टेशन देखिए एक स्पेशल फीचर होता है जो कि ऑर्गेनिज्म को मदद करता है जिंदा रहने के लिए, ठीक है। जैसे पानी में, अब हमारी बात छोड़िए, पानी में जो मछलियां हैं उनके पास क्या क्या अडेप्टेशन है। देखिए एक ऑर्गेनिज्म के पास बहुत सारे अडेप्टेशन हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, उसके पास ही होगा। तो पानी वाले जानवरों के पास क्या अडेप्टेशन होती है, उनकी बॉडी देखिए एकदम ऐसे तरह की होती है ना, आगे से एकदम ऐसे होती है ना, जिसको बोलते हैं सुई की तरह एकदम तेज, क्या बोलते हैं, शार्प होती है, कि पानी में बिल्कुल अच्छे से वो जा सके आगे। तो वो किसके पास होती है, पानी वाले जानवरों के पास, जो सीधा एकदम मतलब ऐसे, वो उनका कैसा होता है, ऐसे होता है, पानी उनको रोके ना, पानी को वो चीरते हुए चले जाए। तो वही कुछ उनके पास ऑर्गेनिज्म, हर एक ऑर्गेनिज्म के पास स्पेशल फीचर है, तो उसी को अडेप्टेशन बोलते हैं। तो मैंने देखिए यहाँ पे लिखा द स्पेशल फीचर विच अनेबल टू, ये स्पेशल फीचर होता है। अडेप्टेशन का क्या मतलब होता है, स्पेशल फीचर होता है जो क्या करता है, विच अनेबल, जो अनेबल करता है सर्वाइव करने के लिए किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को, है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म को इन अ स्पेसिफिक हैबिट। स्पेसिफिक हैबिट बेटा मैंने क्या बोला, कोई भी पर्टिकुलर हैबिट, जैसे डेजर्ट हो गया तो इसलिए डेजर्ट हैबिटेट, ठीक है, स्पेसिफिक हैबिटेट बोला मैंने, किसी भी पर्टिकुलर हैबिट में वो उसके पास स्पेशल फीचर होगा उस ऑर्गेनिज्म के पास, और वो क्या करेगा, स्पेशल फीचर किसमें मदद करेगा, उसको सर्वाइव करने, सर्वाइव का मतलब जिंदा रहने के लिए मदद करता है, ठीक है। यही अडेप्टेशन है, आप लोग लिख लीजिए, द स्पेशल फीचर विच एनेबल या अलाउ टू सर्वाइव एन ऑर्गेनिज्म इन अ स्पेसिफिक हैबिटेट और एरिया। स्पेसिफिक हैबिट का मतलब समझ रहे हैं आप, बहुत सारे हैबिट नहीं, कोई पर्टिकुलर ले लीजिए, कोई भी हैबिटेट आप लोग चुन लीजिए, फॉरेस्ट हो गया, माउंटेन हो गया, कोई भी हैबिटेट चुन लीजिए, ठीक है। वहां पर जीने के लिए वो स्पेशल फीचर उसके अंदर मौजूद रहेगा, तभी वो सर्वाइव कर पाएगा, वरना वो नहीं कर पाएगा। तो अडेप्टेशन जीने के लिए जरूरी है, समझ रहे हैं आप लोग, अडेप्टेशन भी जीने के लिए जरूरी है, वो स्पेशल फीचर होना चाहिए उसमें, ठीक। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्हाट आर द टू अडेप्टेशन इन प्लांट एंड एनिमल ऑफ डेजर्ट। डेजर्ट वाले जो प्लांट या एनिमल हैं उनमें 2-2 अडेप्टेशन बतानी है। तो हम लोग टेबल बना लेते हैं, इसको कैसे दिखाया जाएगा, हम लोग टेबल बना लेते हैं। डेजर्ट प्लांट के लिए, डेजर्ट प्लांट आंसर आपको देना, ठीक है,
डेजर्ट एनिमल। तो कोई भी प्लांट उठा लीजिए और कोई भी डेजर्ट एनिमल उठा लीजिए, दो दो अडेप्टेशन डाल दीजिए। प्लांट में क्या अडेप्टेशन अडेप्टेशन होगी, जैसे हम कैक्टस उठा लेते हैं, कैक्टस का डायग्राम भी बना लेंगे हम लोग। डायग्राम, चलिए डिफरेंस थोड़ी पूछ रहा है हमें तो अडेप्टेशन पूछ रहा है। तो कैक्टस समझिए, कैक्टस में क्या होता है, कैक्टस की जो जड़ें होती है ना बेटा, कैक्टस कैसा होता है, स्पाइन होते हैं उसके पास, और वो क्या होता है मट्टी के अंदर बिल्कुल गहराई तक उसकी जड़ें जा रही होती है। मट्टी देखिए रहा, बिल्कुल गहराई तक उसकी जड़ें जा रही है, किस लिए, पानी को आराम से लेने के लिए। ठीक है, देखिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया, आंसर लिख दिया है आपका। कैक्टस के पास लॉन्ग रूट होती है। ठीक है, कैक्टस देखिए जैसे ये डेजर्ट है, तो कैक्टस जो होगा ना, कैक्टस कुछ ऐसा सा होता है, ऐसा सा होता है। इसकी जो जड़ें होती है ना भाई, बहुत नीचे तक जग गई होती है। ठीक है, पानी को ढूंढने के लिए, क्योंकि ऊपर तो पानी रहेगा नहीं, तो जड़ें क्या करती हैं, खुद नीचे चली जाती है, लंबी लंबी जड़ें होती है, लॉन्ग रूट। ठीक है, लॉन्ग होती है पानी को ताकि आसानी से ढूंढ सके। ठीक है, अब तो ये पानी ढूंढने में मतलब सर्वाइव करने के लिए अडेप्टेशन इसमें बनाएंगे। बाकी आप देखेंगे कोई भी पेड़, कोई भी पौधा होगा, एक एक पौधा, तुलसी का पौधा आप उखाड़ देंगे तो जल्दी उखड़ जाए, मगर कैक्टस क्या है, बहुत नीचे तक गया होता है। ठीक है, तो ये हो गया। आगे, कैक्टस कंटेन्स स्पाइन और थ्रोन। स्पाइन थ्रोन का मतलब क्या होता है, कांटे। इसने क्या किया होता है अपने शरीर पे, मतलब कांटे रखे होते हैं। कांटे क्या करता है, जैसे ये पानी है, पानी को बाहर नहीं भेजने देता। जैसे सूरज क्या करता है, सूरज पत्तियों से पानी को सोख लेता है ना, पत्तियों से क्या करता है, छोटे छोटे छेद होते हैं, तो क्या करती हैं बेटा, पत्तियां क्या करती हैं, अपने छेदों में से पानी को फेंक रही होती है। मगर इसके पास तो पत्तियां है ही नहीं, इसके पास तो कांटे हैं, तो कांटे क्या पानी को फेंकेंगे नहीं, पानी को तो इसने बचा के रखना है। तो पानी को बचाने के लिए ये क्या कर लेता है, अपने ऊपर कांटे उगाता है, पत्तियां नहीं रखता। कोई आपसे पूछ दे कि कैक्टस के पास पत्तियां क्यों नहीं होती, तो आपको समझना है कि पानी उसका वेस्ट ना हो जाए, पानी वो लॉस ना करे। पानी को लॉस करने से बचाने के लिए क्या करता है, वो कांटे मतलब रखता है। अगला, डेजर्ट वाले एनिमल हमने उठा लिया है, कैमल उठाया हुआ। कैमल के पास सबसे पहले क्या होता है, लॉन्ग फीट होता है। अब इसकी इसकी बात समझिए कि ये कैसे अपने आप को, इसके लंबे पैर कैसे बचा रहे। तो मान लीजिए एकदम तवा, गरम गरम तवा है, सैंड है, डेजर्ट है। ठीक है, डेजर्ट का लैंड है ये। ठीक है, लैंड, ये कैमल है, इसके पास बड़े लंबे लंबे टांगे होती हैं। इसकी लंबी लंबी टांगे क्या करती हैं, टांगों का प्लूरल क्या होता है, फीट। ठीक है, फीट लिखा हुआ मैंने, लॉन्ग फीट, लेग्स नहीं लिखा, फीट लिखा है। लंबे लंबे पैर होते हैं। और ये क्या करता है बेटा, देखिए ये, और ये जो ये तवा है आपका, या समझिए सैंड है, जमीन है, जमीन क्या कर रही थी, ये हीट फेंक रही होती है। तो इसकी लंबी लंबी टांगे, तो इसका शरीर क्या होता है, ऊपर होता है, ज्यादा हाइट पे होता है, तो हीट देखिए, अगर ये चिपकेगा, अगर ये सोएगा तब इसको ज्यादा हीट लगेगी, या खड़ा रहेगा तब ज्यादा हीट लगेगी इसको। तो जितनी पास रहेगा उतनी ज्यादा हीट रहेगी ना। और हीट देखिए यहाँ पर ऊपर तक जाने में थोड़ा कम हो जाती है। ठीक है, लो हीट हो जाता है यहाँ पे। हीट ज्यादा कहाँ रहेगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा रहेगा, प्लस प्लस। यहाँ पे क्या होगा, एकदम लो हीट होगा। तो इसलिए इसकी लंबी टांगे क्या मदद करती है कि सैंड से जो गर्मी निकल रही है उससे भी बचा सके अपने आप को। तो लॉन्ग फीट का एक फायदा समझ आया। और लॉन्ग फीट का दूसरा फायदा क्या है, सैंड पे आराम से ये चल सकता है। ठीक है, भाग भी सकता है, आप नहीं चल जाएंगे, आप 4 कदम चलेंगे थक जाएंगे। ठीक है, नहीं तो ठीक है, आप ये लॉन्ग फीट का समझ आया आपको। दूसरा क्वेश्चन क्या, दूसरा आंसर क्या कह रहा है, वाटर ड्रिंकिंग कैपेसिटी इज हाई। देखिए पानी के बिना तो बहुत दिन तक जिंदा रह सकता है, ये भी लिख सकते हैं, लीव विदाउट वाटर लॉन्ग टाइम, है ना, लीव विदाउट वाटर फॉर लॉन्ग टाइम। मगर वाटर ड्रिंकिंग कैपेसिटी भी इसकी हाई होती है, या स्टोरिंग कर लीजिए ना, वाटर को स्टोर करने की, और स्टोर और ड्रिंकिंग कैपेसिटी क्या होती है, हाई। ये वाटर को पी लेता है तो उसको बचा के रखा रहता है। ठीक है, अपने पेट में ही वो धीरे धीरे उसको यूज कर रहा होता है। ठीक है, और इनके पास एक कुब्बड़ भी होती है ना, कुब्बड़, कुब्बड़ का भी बताएंगे आपको, इनके पीठ के ऊपर जो ऊंचा सा होता है उसका भी बताएंगे। तो ये आपको दो ही पूछा था, जितना पूछे उतना ही बताएंगे आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन को घुमाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो फोर्थ क्वेश्चन आपका हो गया। आप चलेंगे 5 क्वेश्चन पे। आपको ऐसे ही लिखना है, आंसर नंबर 4, ऐसे आपको टेबल बनाना है, और दो दो या जितनी भी आपको पूछी जाए उतना आपको बनाना है। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2। ये अच्छा क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन है, बोला है व्हाट आर ऑर्गेनिजम्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। इसमें आपसे व्हाट आर ऑर्गेनिज्म या व्हाट आर लिविंग थिंग्स एक ही क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको 5 एग्जांपल पूछ लिया था, अब यहाँ पे पूछने क्या, उसके कैरेक्टरिस्टिक भी बताओ। तो मैंने देखिए क्या बोला है, ऑर्गेनिज्म आर द लिविंग थिंग्स। ठीक है, और लिविंग थिंग विच हैव लाइफ। ठीक है, ऑर्गेनिज्म आर द लिविंग थिंग, मतलब आप समझिए ना, ऑर्गेनिज्म पूछे या लिविंग थिंग पूछे, आप उसको कह दीजिए ये दोनों एक ही वर्ड है, लिविंग थिंग
मैंने वही बोला, ऑर्गेनिजम्स आर द लिविंग थिंग, मतलब ऑर्गेनिज्म और लिविंग थिंग्स एक ही है। और लिविंग थिंग्स आपको पता है लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स विच हैव लाइफ। बस इतना बात खत्म हो गया। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक पूछा है तो मैंने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स यहाँ पे हेडिंग दिया, हेडिंग के बाद मैंने एक एक चीज मैंने बता दी है। कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या उसकी क्या क्या विशेषताएं होंगी लिविंग थिंग की। पहला रिप्रोडक्शन, बच्चे पैदा करेगा। दूसरा ईटिंग, खाना खाएगा। तीसरा ब्रीथिंग, ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट ना, रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग का मतलब सांस को अंदर सांस लेगा और सांस छोड़ेगा, ऐसा समझिए आप लोग। हीलिंग का मतलब क्या होगा, चोट को ठीक करना। हीलिंग का मतलब आप लोग लिख लीजिए, चोट को ठीक करना, चोट को ठीक करना, ठीक है। चोट को ठीक होना, अपने आप वो हीलिंग कर लेगा। जैसे आपका मांस कट जाएगा, लिविंग थिंग से क्या होता है, कहीं भी चोट लग जाती है वो दोबारा हील हो जाता है, दोबारा से भर जाती है वो चोट, ठीक है। चोट का भरना, ठीक है, चोट का भरना ज्यादा बढ़िया रहेगा, चोट का भरना, ठीक है। तो हीलिंग प्रॉपर्टी किसमें होगी, आपका लिविंग थिंग्स में। तो लिविंग थिंग्स में मैंने हीलिंग आ दी। अगला देख लेते हैं, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। व्हाट इज रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली व्हेन एन ऑर्गेनिज्म, आप हिंदी में समझिए, जब कोई चेंज होता है हैबिटेट में, व्हेन एनी चेंज इन हैबिटेट और एनवायरनमेंट, द ऑर्गेनिज्म एक्ट अकॉर्डिंग टू दिस चेंज, है ना, दैट चेंज। तो कोई भी एनवायरनमेंट में चेंज हो, जैसे गर्मी ज्यादा हो गई तो आपने रिस्पॉन्ड किया, आपने अपने शरीर को बचाने के लिए या पानी में उसको रखा, ठीक है, या आपने छींटे मारी या कपड़े उतारे, कुछ भी। तो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, अचानक से कोई चेंज आपने एक्टिंग करी है ना, एक्ट किया, कोई भी एक्ट किया जब आसपास कोई चेंज हुआ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी आपके आसपास कोई बारिश होने लगी तो आपने छाता ले लिया पानी से बचने के लिए, तो क्या हुआ, आपने एक्ट किया, तुरंत ही कोई चेंज हुआ और तुरंत ही आपने एक्ट किया, वो क्या कहलाता है, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। मूवमेंट क्या है, मूवमेंट का मतलब हलचल, मूवमेंट का मतलब क्या है, हलचल। तो हलचल भी कौन करते हैं, करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। ये मूवमेंट क्या है, एक करेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग की, कि लिविंग थिंग क्या करते हैं, मूवमेंट। मूवमेंट मतलब समझ रहे हैं, एक मूव होता है दोस्त, एक मूव होता है और एक होता है मूवमेंट। मूव का मतलब तो चलना, चलना फिरना, है ना, वॉकिंग। मूवमेंट का मतलब हलचल। तो देखिए पेड़ मूव मूव नहीं करता, पेड़ क्या है, मूव नहीं करता, मगर मूवमेंट करता है। अगर आपसे क्वेश्चन कर दे कि क्या पेड़ मूव करता है तो आप कहेंगे नहीं। अगर कोई पूछ दे क्वेश्चन की हाँ क्या पेड़ मूवमेंट करता है तो कहेंगे हाँ करता है। आप पूछ लेंगे क्या क्या करता है मूवमेंट, जरा बताइए। तो पहला मूवमेंट क्या करता है, पेड़ जो होता है उसका फूल देखिए खिलता है, समझ रहे हैं, पहले बंद था खिल गया, तो मूवमेंट हुई कि नहीं हुई, है ना। ओपनिंग फ्लावर, है ना, ओपन फ्लावर या ओपनिंग ऑफ फ्लावर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, है ना, ओपन एंड क्लोज ऑफ फ्लावर, है ना। दूसरा क्या है, मूवमेंट करता है, जो फूल है या पौधा है वो सूरज की तरफ झुकता है, ठीक है। तो आप इसको समझिए कि टूवर्ड द सन, सन की तरफ वो हमेशा झुकता है, ठीक है। वो मूवमेंट आप लोगों ने देख लिया कि क्या क्या पेड़ करता है मूवमेंट, और भी मूवमेंट आप अपने दिमाग से सोच सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब क्या है, एक्सक्रीशन क्या है, एक्सक्रीशन एक प्रोसेस है जिसमें, एक्सक्रीशन क्या है, प्रोसेस है जिसमें जो लिविंग थिंग होती है या ऑर्गेनिज्म होता है वो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है, ठीक है। जैसे काऊ क्या करती है, डंग करती है, ठीक है, या यूरिन भी करती है, जिसको गौमूत्र बोला जाता है। यूरिन तो लिक्विड हो गया, और जो आपका सॉलिड होता है उसको क्या कहते हैं, डंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये काओ है, ठीक है। जैसे कि भेड़ बकरियां होंगी उनको भी डंग बोला जाता है, ठीक है। डंग का मतलब समझ रहे होंगे आप लोग अच्छे से। और इंसानों में डंग नहीं बोला जाता, इंसानों में आप लोगों को पता है क्या बोला जाता है। आगे देखिए, इतना ये करेक्टरिस्टिक हो गया। अगला क्वेश्चन आपका है, नेम द कॉमन थिंग्स इन द एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल में कॉमन थिंग्स क्या क्या है, देखिए यहाँ पे आंसर मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए मिटा के। एनिमल में कॉमन थिंग्स बताने, तो सबसे पहले तो उनके पास गिल्स होती है, दे हैव गिल्स फॉर ब्रीथिंग। सभी के पास गिल्स होती है, लगभग दो लोगों को छोड़कर, डॉल्फिन और व्हेल को छोड़कर सबके पास गिल्स पाई जाती हैं। ये बात याद रखें, गिल्स का मतलब आप समझ सकते हैं, गल फेफड़े बोलते हैं जिन्हें, गल फेफड़े। गल फेफड़े हमारे पास क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं। और जो व्हेल है और डॉल्फिन है उनके पास भी फेफड़े होते हैं, और सबके पास क्या होते हैं, गल फेफड़े। पहली चीज ये हो गई। अब
उनकी शेप कैसी होगी? शेप सबकी देखिए कॉमन रहती है, दे शेप ऐसे कर सकते हैं, स्ट्रीम लाइन शेप, स्ट्रीम लाइन शेप। स्ट्रीम लाइन शेप का मतलब ऐसा कुछ, स्ट्रीम लाइन शेप ऐसे करके। मतलब ये शेप क्यों जरूरी है? पानी में तैरने के लिए, एकदम चुस्ती फुर्तीली तेजी से तैरने के लिए, मतलब पानी रोके ना। पानी रोकेगा क्यों? अगर देखिए शेप ऐसी होती, मछली का शेप ऐसा होता, तो ये क्या कभी पानी को, मतलब समझ रहे हैं आप, पानी में जाने के लिए मूवमेंट थोड़ी और मतलब जान लगानी पड़ती, मगर इसके अंदर क्या है, आराम से निकल सकता है। ठीक है, बिल्कुल आगे का एरिया कम होता है। ऐसे ही नाव का भी होता है, हम देखा होगा आपने। ठीक है, नाव में भी क्या है, पानी, मतलब ये शेप क्या करती है, पानी को जो होता है पानी में आराम से चीरने के काम करती है, पानी में आराम से घुस के निकल सके, मतलब आगे का एरिया क्या है, कम होता है, स्ट्रीमलाइन शेप बोला जाता है। ठीक है, ये आ गई तीसरी बात। तो आप लोगों को यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू देयर यंग वन। रिप्रोडक्शन का मतलब बच्चे पैदा करना, और वही चीज मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये एक प्रोसेस होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, बर्थ देता है, गिव्स बर्थ टू देयर यंग वन, अपने जवान बच्चे को या यंग वन को या अपने चाइल्ड को। ठीक है, कुछ भी आप समझिए। अगला क्वेश्चन है, गिव टू नॉन लिविंग थिंग्स नेम्स विच एक्ट एज लिविंग थिंग्स। ऐसे दो नॉन लिविंग थिंग्स के नेम बताने हैं जो एक्ट करते हैं किसकी तरह, लिविंग थिंग्स की तरह। ठीक है, लिविंग थिंग्स की तरह काम एक्ट करते हैं। तो दो ऐसे एग्जांपल बताने। तो पहला आपका हो जाएगा क्लाउड, ठीक है, और दूसरा नाम क्या हो जाएगा आपका, व्हीकल। कोई भी मोटर वाली चीज है वो चलती है, तो आप समझ लीजिए कार कह दीजिए या व्हीकल कह दीजिए, कोई भी व्हीकल है ना। क्लाउड क्या करता है, क्लाउड के अंदर दो लिविंग थिंग एक्ट होते हैं, जैसे कि ये ग्रो हो जाता है अपने आप ही। क्लाउड देखे ना, अपने बड़ा हो जाता है तो ग्रो हो जाता है। तो ग्रो वाला एक करेक्टरिस्टिक होता है, और दूसरा क्या होता है, मूवमेंट होती है इसमें। ठीक है, ये हिलता भी है। ठीक है, स्काई में आपने देखा होगा क्लाउड मूव कर सकता है। और व्हीकल में क्या होता है, व्हीकल में क्या होता है, व्हीकल में देखिए मूवमेंट होती है। एक चीज तो ये है, और दूसरी चीज क्या, इसको एनर्जी चाहिए होती है। तो ये देखो करेक्टरिस्टिक देखो लिविंग थिंग की तरह है नॉन लिविंग थिंग के अंदर, तो वही नाम बताया मैंने। आप क्लाउड और व्हीकल जितना आपसे पूछा जाए उतना ही आप लिखिए। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए करेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है वो मैंने आपको समझाया। आपका आंसर इतना होना चाहिए बस। ठीक है, ये आपका 8 क्वेश्चन तक हो गए। क्वेश्चन पे आता है 9th क्वेश्चन। देखिए आपको मिला मिला लग रहा होगा, मिला जुला हुआ लग रहा होगा। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, व्हाट इज हैबिटेट एंड देयर टाइप्स। हैबिटेट क्या होता है आपको पता है, प्लेस या सराउंडिंग वेयर ऑर्गेनिज्म लिव। ऐसी जगह या आसपास जहां पर ऑर्गेनिज्म रहते हैं उस चीज को क्या कहते हैं, हैबिटेट। ठीक है, आप पूछ लिया देयर टाइप्स। टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ हैबिटेट 3 होते हैं, मोस्टली 3 ही होते हैं। टेरिस्टेरियल हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट, एरियल हैबिटेट। टेरिस्टेरियल का मतलब बाहरी, जो पानी से बाहर हो, है ना, जैसे कि लैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया, ये सब क्या है आपके टेरिस्टेरियल है। ठीक है, अगला है एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक का मतलब आपका पानी से रिलेटिव होता है। तो पानी से रिलेटिव वाले हैबिटेट कौन होंगे, पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गया, रिवर हो गए, नाले हो गए। ठीक है, ये सब क्या है आपके एक्वेटिक हैबिटेट है। इनके एनिमल के नाम भी आपको पता होगा, फिश होगा, कीड़े मकोड़े जो नालों में रहते हैं ना, ये सब आपके एक्वेटिक मैनेज। एरियल में क्या होता है बेटा, एरियल का मतलब देखिए एयर, एरियल या एयर, आप लोग समझिए। एयर वाले हैबिटेट कौन से होते हैं, देखिए जो आपके समझिए आप, एयर में कैसे रहेगा कोई, एयर में देखिए उड़ते रहते हैं लोग, चिड़िया विड़िया जो है आपकी उड़ती रहती है, तो क्या है एक तरह से वो इसका हैबिटेट है। और चिड़िया देखिए नीचे नहीं रहती, वो आसमान में, मतलब लैंड से ऊपर रहती है। देखिए ऐसा भी नहीं कह सकते कि आसमान में रहती है, आसमान में उड़ती रहती है। रहती कहाँ पे, आसमान में देखिए ज्यादातर आसमान में उड़ती रहती है। और ज्यादातर कहाँ रहती है, जैसे मान लीजिए ये पेड़ है, तो पेड़ के अपर मोस्ट पे रहती है, मतलब लैंड पे भी नहीं रहती ना पानी में रहती है, ये लैंड से ऊपर रहती है, पेड़ों के ऊपर रहती है। ठीक है, तो उसको कह देते हैं हैबिटेट से फॉरेस्ट कैनोपी बोला जाता है, फॉरेस्ट कैनोपी। कोई पूछे तो आप बताइए फॉरेस्ट कैनोपी। फॉरेस्ट कैनोपी क्या मतलब, जो जंगलों के ऊपर जो घर बना के रहती हैं चिड़िया, बर्ड्स या कोई भी कीड़े मकोड़े होते हैं, वो क्या कहलाता है, उस हैबिटेट को कहते हैं फॉरेस्ट कैनोपी। ठीक है,
अब इसमें एनिमल के नाम क्या है? आप देखिए, आप ये भी कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर भी उसका घर है, एक तरह से एटमॉस्फेयर या स्काई भी घर है, क्योंकि वहां पे वो रह तो नहीं रहे मगर उड़ तो रहे, अपनी जिंदगी वहां पे वो लोग बिता तो रहे ना, दिन भर वो लोग उड़ते रह रहे हैं। तो एक तरफ से आसमान भी क्या हो गया, उसका हैबिटेट ही तो है। तो आप एटमॉस्फेयर भी बोल सकते हैं। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या होता है बेटा? लैंड से ऊपर वाले हिस्से को एटमॉस्फेयर कहा जाता है, जो बादल बादल कह रहा हूं, जो एक चादर की तरह होता है। आप समझिए, स्काई समझ लीजिए, आप इतना ही समझिए, यही आप समझ लेंगे। और फॉरेस्ट कैनोपी याद रखिएगा कि वो लोग कहाँ रह रहे हैं? पेड़ों के ऊपर, जंगलों के ऊपर, पेड़ों में या किसी भी पेड़ों के ऊपर, तो उसको क्या कहते हैं? फॉरेस्ट कैनोपी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन है, नेम ऑफ 2 एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल के 2 नाम। एक्वेटिक मतलब आपको पता है पानी वाले, ठीक है, जो भी वाटर वाले होते हैं। तो ये 2 एनिमल के नाम बताने हैं जो कि रहते हैं, तो आंसर आपको देना है। पहला तो होता है फिश, दूसरा होता है क्या आपका? ऑक्टोपस। डाल दें, ऑक्टोपस डाल देते हैं, ऑक्टोपस। ठीक है, और कुछ भी ख्याल आ रहा है आप लोगों को? फिश। मेंढक देखिए ध्यान से, आपको एक फ्रॉग होता है ना, ये पानी पे भी रह सकता है। कोई अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले वाटर और लैंड पे, ये मतलब एक्वेटिक भी हो सकता है और टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, दोनों होता है। तीसरा क्या लिख सकते हैं? जैसे कछुआ होता है, कछुए को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टोर्टिस। ठीक है, टोर्टिस की स्पेलिंग देखिएगा, TORTOISE। आपको प्रोनाउंसिएशन अगर आप जोड़ेंगे और टॉइस करके आपको हो रहा होगा, मगर आप टोर्टिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टोर्टिस, टोर्टिस। ठीक है, फिर से मैं लिख देता हूं, गलत हो रहा है। आप देखिए, टोर्टिस। ठीक है, टोर्टिस, टोर्टिस। ठीक है, टोर्टोइस नहीं बोलेंगे, टोर्टिस बोलेंगे। ठीक है, टोर्टिस, ट है ये, रा नहीं है, टोर्टिस। ठीक है, तो क्वेश्चन है बहुत ही 1.5 करोड़ के क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप समझिए। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन, देखिए दोनों में फर्क है, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया है कि ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग होकर आ सकता है, और आपसे क्वेश्चन भी कोई पूछ सकता है कि ब्रीथिंग बताओ और रेस्पिरेशन बताओ। दोनों का मतलब सांस लेना होता है। हिंदी में अगर आप जानेंगे नॉर्मली तो आप लोगों को पता चलेगी दोनों का मतलब, इसका मतलब श्वसन, इसका मतलब सांस लेना। तो देखिए ब्रीथिंग क्या होता है? ब्रीथिंग क्या होता है बेटा? इट्स अ प्रोसेस, it's a process in which organism take oxygen and give CO2, give out। ठीक है, give out बाहर निकालता है, give out CO2, है ना। ऑक्सीजन को टेक इन करना था, टेक इन या इनहेल। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन, अंदर क्या करता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को मैंने O2 से दर्शाया है। एंड गिव आउट क्या करता है? CO2। टेक इन क्या करेगा? ऑक्सीजन, एंड गिव आउट करेगा CO2। इतना सा ही है ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन में देखिए थोड़ा सा चेंज हो जाता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन जो लिया है उसको यूज करता है ऑक्सीजन। ये देखिए, ये जैसे आप एक बंदा है यहाँ पे, मान लीजिए, इसका मुंह बना देते हैं। यहाँ पे कैसे बनाया जाता था, छोटे क्लास में हम लोग थे ना, समझिए। ब्रीथिंग में मैं आपको फोटो से बनाता हूँ। ये मैंने माथा बनाया, ये मैंने आंख बनाई, ये मैंने नाक बनाई, ये मैंने मुंह बनाया। ठीक है, ये मैंने गला बनाया। तो देखिए ऑक्सीजन इसने, ये बाहर बाहर की चीज है। देखिए ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन गया नाक में गया या मुंह में गया, तो ये तो हो गया। और इसने मुंह से बाहर निकाला, मुंह या नाक से बाहर निकाला। देखिए एक अंदर गया, एक बाहर गया। तो इसमें बॉडी के अंदर का कोई इंक्लूडिंग नहीं होता, ये बस बाहर से एनवायरमेंट और नाक मुंह, एनवायरमेंट और नाक मुंह। और इसमें रेस्पिरेशन में क्या होता है? मुंह के बाद जब ऑक्सीजन अंदर चला गया, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जब गले में चला गया, है ना, आप ये समझिए, ये विंड पाइप आ गई। विंड पाइप जब यहां चली गई तब रेस्पिरेशन, तब वहां पे रेस्पिरेशन का काम आता है। तब उस वर्ड को हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं कि ये ऑक्सीजन जो अंदर गई हमारे फेफड़ों में, फेफड़ों में जाकर वो ऑक्सीजन क्या काम करती है?
वो ऑक्सीजन खाने को तोड़कर एनर्जी देती है, तो वही हमारा रेस्पिरेशन है। ब्रीथिंग क्या है, बाहर बाहर से, ठीक है, आउटर। और रेस्पिरेशन क्या है, इंटरनल। आप इस समझते भी जाइए, ठीक है, और आंसर में लिखवाने जा रहा हूं। रेस्पिरेशन क्या है, इंटरनल प्रोसेस है, और ब्रीथिंग क्या है, आउटर प्रोसेस है, ठीक है, अंदर बाहर, बस यहीं तक। और इंटरनल में क्या, जब विंड पाइप में जाता है, फेफड़ों के बाद जो क्रिया काम प्रोसेस चालू होता है उसको क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। तो इसके अंदर क्या होता है, इट्स अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज, आप ऑक्सीजन को O2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म, किसी जीव के द्वारा ऑक्सीजन यूज की जाती है फॉर ब्रेकिंग, किस लिए, फॉर ब्रेकिंग क्या, फूड, फॉर ब्रेकिंग फूड एंड कन्वर्टिंग इट का मतलब कौन, फूड, कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी, ठीक है, इट इनटू एनर्जी। आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, मैंने आपको ज्यादा बड़ा करवा दिया लग रहा है आप लोगों को, बस मैंने वही बताया आपको कि ऑक्सीजन जब जाता है, मतलब ऑक्सीजन एक प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन यूज होता है, किसके द्वारा, यूज बाय एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एन ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा वो यूज होता है, और किस लिए, वो ऑक्सीजन किस लिए, ब्रेकिंग फूड, फॉर ब्रेकिंग फूड, एंड जब ब्रेकिंग होता है फूड का उसके बाद कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी, मतलब ऑक्सीजन ही है जो मेन होता है, जो फूड को तोड़कर हमें एनर्जी देता है, वो क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन। अब एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीशन बेटा देखिए, खाना खाया आपने, फिर बाहर निकालते हैं आप लोग, जो बच जाता है तो उसको क्या कहते हैं, वेस्ट मटेरियल हो गया ना, जो आपने यूज करना था खाने से वो तो करके आपने एनर्जी ले ली, मगर जो खाना जो बचा उसको बाहर भी तो निकालना है, जो वेस्ट, उसको जो बचा हुआ खाना होता है जो नहीं पच पाता उसको क्या बोलते हैं, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना। तो इट्स अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म रिमूव वेस्ट फूड और मटेरियल, ठीक है, फूड ही बोलेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा ताकि आपको समझ आए। वेस्ट फूड और मटेरियल एक ही बात है, जो वेस्ट सब्सटेंस होता है हम निकालते हैं उसको क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। तो अब कैसे निकालते हैं ये नहीं बताऊंगा आप लोगों को, बस इतना ही आप याद रखिए, जिसके अंदर से हम लोग अपने शरीर में से क्या, वेस्ट मटेरियल निकालते हैं। देखिए वेस्ट मटेरियल हम कितने तरीकों से निकालते हैं ये भी आपको याद रखना है। वेस्ट मटेरियल देखिए पसीने के रूप में भी निकालते हैं, स्वेटिंग, ठीक है, कैसे कैसे निकाल सकते हैं, पहला स्वेटिंग, ठीक है, दूसरा क्या होता है, यूरिन, तीसरा क्या होता है, स्टूल, ठीक है, यूरिन मतलब आप समझ रहे हैं जो लिक्विड फॉर्म में आप निकालते हैं वो वेस्ट मटेरियल। स्टूल का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, जिसको आप लोग एनिमल में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको काव में डंग बोलते हैं, ठीक है, गोबर हो गया। अब आप इंसानों में समझ सकते हैं कि उसको क्या बोला जाता है, स्टूल बोलते हैं, ठीक है, स्टूल ही बोलते हैं ना, स्टूल बोलते हैं। डंग का मतलब क्या होता है, गोबर हो गया, लेडी हो गई, कुछ भी है ना। आपको ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा आप लोगों को, है ना, चलिए मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। इन तरीकों से हम लोग तीन तरीके से ऑर्गेनिज्म और एक्सक्रीशन करता है। पहला तो स्वेटिंग पसीने के रूप में, दूसरा यूरिन मूत्राशय के रूप में, स्टूल समझ रहे हैं आप लोग, डंग एनिमल डंग, गोबर या लेडी जो भी आप लोग बकरियां देखते हैं छोटे छोटे है ना, तो उसको बोलते हैं डंग। और हमारे इंसानों में क्या बोला जाता है, उस चीज को स्टूल बोला जाता है, ठीक है, ह्यूमन में बोला जाता है। तो यही है विच मटेरियल रिमूव विच ऑर्गेनिज्म रिमूव वेस्ट फूड और मटेरियल इज नोन एज एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन समझ आ गया आप लोगों को। ब्रीथिंग, ये सारे किसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, लिविंग थिंग्स के, ठीक है, क्लियर रहेगा आप लोगों को। देख लीजिएगा ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में अंतर होता है। ब्रीथिंग में ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, ये तो हमने मोटा मोटा बोल दिया। फिर उसके बाद रेस्पिरेशन थोड़ा सा डिटेल में अंदर की बात आ जाती है कि ऑक्सीजन और इन विच प्रोसेस ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड, और सॉरी इन इट्स अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर ब्रेकिंग फूड, ठीक है, किस लिए यूज होता है ऑक्सीजन, फॉर ब्रेकिंग फूड
एंड ब्रेकिंग फूड होने के बाद क्या होगा, एंड कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी। तो ये पूरा रेस्पिरेशन में आ जाता है। ऑक्सीजन लिया, ठीक है, रेस्पिरेशन क्या कहलाता है बेटा, O2 को कन्वर्ट करना, ब्रेकिंग, O2 को कन्वर्ट करना, O2 से हमने ब्रेक किया क्या, O2 से ब्रेक किया हमने फूड, और फूड जब कन्वर्ट ब्रेक हुआ तो क्या मिलती है हमें, एनर्जी। क्लियर, तो आपको क्लियर रखना है। नेक्स्ट है, मुझे नंबर नहीं याद रहेगा, आप लोग काउंट करते रहिएगा। देखिए क्या कह रहा है, एक्सप्लेन व्हाई स्पीड इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन द ग्रासलैंड फॉर एनिमल। सर्वाइवल का मतलब जीने के लिए ना, जीना है ना, सर्वाइवल का मतलब क्या, जीना। इन द ग्रासलैंड, ग्रासलैंड का मतलब समझ रहे, जो घास वाले मैदान होते हैं, जो टेरेस्ट्रियल, जो आप लोग समझिए ना, खुला मैदान या घास वाले मैदान जहां पे बहुत सारे जंगल हैं, ग्रासलैंड आप उसको समझिए ना, जहां पे फॉरेस्ट होता होगा, है ना, फॉर एनिमल। तो ये कह रहा है एक्सप्लेन करिए कि वाई का मतलब क्यों स्पीड इज इंपॉर्टेंट, स्पीड क्यों जरूरी है ग्रासलैंड पर सरवाइव करने के लिए। देखिए स्पीड जरूरी है जीने के लिए, क्यों, कैसे बताएंगे आप लोग। अगर शिकारी है, प्रीडेटर है तो उसके पास खाना अपने आप तो नहीं चल के आएगा, समझ रहे हैं आप लोग, वो कैसे करेगा। स्पीड इज इंपॉर्टेंट फॉर हंटिंग, ठीक है, स्पीड इज इंपॉर्टेंट फॉर हंटिंग, किसके लिए, प्रीडेटर के लिए। अगर प्रीडेटर जो शिकारी है, अगर वो हंटिंग नहीं करेगा, हंटिंग क्या, कछुआ कभी हंट कर लेगा, बताइए मुझे, किसी को तेज के भाग के पकड़ लेगा, नहीं, उसके पास जब तक खाना आ नहीं जाएगा तब तक वो खा नहीं सकता उसको, क्योंकि वो पकड़ नहीं सकता भाग के। तो कौन पकड़ सकता है, प्रीडेटर कैसे पकड़ते हैं, स्पीड से ही तो पकड़ते हैं। तो स्पीड इज इंपॉर्टेंट फॉर हंटिंग, ये आपको समझ आ गया। अगर हंटिंग कर पाएगा तो वो खा सकता है अपने शिकारी को, ठीक है। तो ये तो बात हुई प्रीडेटर की। अब आ जाते हैं प्रे पे। अब देखिए प्रे के लिए भी, प्रे क्या है, शिकारी, जिसका शिकार होने वाला है, जो खाना बनने वाला है, उसको क्या बोलेंगे, प्रे। तो प्रे के लिए भी जरूरी है स्पीड, समझिए इस बात को। स्पीड इज ऑल्सो जरूरी फॉर, स्पीड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर, अब सारे के सारे शिकारी बन जाएंगे, सारे के सारा खाना बन जाएंगे, तो प्रे नाम की चीज तो खत्म हो जाएगी। तो स्पीड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर बचने के लिए क्या होता है, प्रोटेक्टिंग बाय प्रीडेटर्स, ठीक है। प्रीडेटर्स से बचने के लिए भी स्पीड जरूरी है। जैसे कि हिरन है, हिरन को भागने की तेज शक्ति होती है, हालांकि कभी कभी प्रीडेटर उसको पकड़ लेता है, तो मतलब ये थोड़े ही सारे के सारे हिरन पकड़े जाने लगेंगे। तो स्पीड उनके लिए भी तो जरूरी है, हिरन भी तो अपने आप को बचाना चाहती है, तो उसकी प्रजाति बची रहेगी ना अगर स्पीड उसके पास रहेगी, समझ रहे हैं आप लोग। तो स्पीड दोनों के लिए जरूरी है, प्रीडेटर के लिए भी और प्रे के लिए भी। प्रीडेटर के लिए कैसे जरूरी है बेटा, स्पीड इज इंपॉर्टेंट फॉर हंटिंग, अगर वो हंट नहीं कर पाएगा, स्पीड उसके पास नहीं रहेगी, तो वो मर जाएगा, तो शेर या लोयन नाम की प्रजाति ही खत्म हो जाएगी। तो स्पीड से ही वो अभी तक बचे हुए हैं, ठीक है। प्रे क्या है, स्पीड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटेक्टिंग बाय प्रेडेटर। तो जो प्रे के लिए स्पीड इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, किससे, प्रेडेटर से, तो बाय प्रेडेटर्स, ठीक है। ये भी जरूरी है कि अगर ये सारे के सारे शिकारी बन जाएंगे और शिकार का खाना बन जाएंगे, तो ये शिकारी जो है, मैं क्या कह रहा हूँ, ये भी जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर ये सारों को खाना बन जाएंगे, अगर इनके पास स्पीड नहीं रहेगी तो ये सबका खाना बनते जाएंगे, तो खाने नाम की, प्रे नाम की चीज ही नहीं बचेगी। हिरन जो हो गया आपका, कुछ भी आप समझिए जो शिकार करने के लायक होता है, हिरन हो गया, गाय होगी, भैंस हो गई, ये सब क्या है, जंगलों में तेज भागने के इनके लिए जरूरी है। अगर जो नहीं भाग पाया वो मर जाएगा। तो सर्वाइवल कौन करेगा, मेन बात ये है, सर्वाइवल कौन करेगा, जिसके पास स्पीड होगी, ठीक है। तो सर्वाइव कौन करेगा, तो सर्वाइव 10, आप लिख दीजिएगा 10, सर्वाइव 10, स्पीड इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइव। लास्ट में आपको लिखना है, ठीक है। दोनों बातें बता दी, प्रेडेटर के लिए भी स्पीड जरूरी है,
जिंदा रहने के लिए, प्रे के लिए भी जिंदा रहने के लिए स्पीड जरूरी है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा द स्पीड इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइव। अगर स्पीड नहीं तो वो खत्म। ठीक है, इतनी बात याद रखिए। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत तगड़ा है। क्या कह रहे हैं, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, पॉइंट्स में आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे तो ये कंक्लूजन है, आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इफ एन एनिमल डज नॉट कंटेन अडेप्टेशन लाइक कैमल, अगर कोई एनिमल है ना अडेप्टेशन नहीं कंटेन रखता है जैसे कि कैमल रखता है, तो देन हाउ इट सर्वाइव इन डेजर्ट। मान लीजिए क्या कह रहा है, किसी एनिमल के पास डेजर्ट है, डेजर्ट है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है। इफ एन एनिमल डज नॉट कंटेन अडेप्टेशन लाइक कैमल, कैमल की तरह अगर उसके पास अडेप्टेशन नहीं है किसी एनिमल के पास, तो वो सर्वाइव कैसे करेगा डेजर्ट में। डेजर्ट देखिए आप सैंड ही सैंड होता है। ठीक है, कैमल तो आपको मैंने बताया था कि इसके पास लंबी लंबी टांगे होती है, मोटी स्किन होती है, तो ये तो सर्वाइव कर लेता है। पानी को बचने, ये गर्मी से भी बच सकता है और पानी में अपने आप को पानी शरीर में, अपने शरीर में स्टोर करने की क्षमता बहुत ज्यादा रखता है, तो ये तो सर्वाइव कर लेगा। और उनका क्या, जैसे कि रैट हो गया, स्नेक हो गया, लिजार्ड हो गया, छिपकली हो गई, ये सब कैसे रहेंगे। इसके पास तो ऊंट की तरह लंबे लंबे पैर नहीं होते इनके पास, है ना, तो ये कैसे सरवाइव करेंगे। इनके पास ना ही पानी, गर्मी में जी सकते हैं लोग ज्यादा। तो ये क्या करते हैं भाई साहब, आप छोटा सा छेद कर दीजिए यहीं पे, इसको समझिए कि ये आपका यहाँ पे सांप है छेदों में। ठीक है, ये गर्मी से तो बच रहा है। ठीक है, बिच्छू हो गया, ये सब क्या करते हैं, अपने आप को अंदर रखते हैं बिलो के। रैट हो गया, मूछे बना देते हैं ना, मूछों से सही रहेगा। ठीक है, रैट आप समझ लीजिए, रैट बना दिया मैंने। तो ये कहाँ है, इन बिल्स में। बिल, बिल को क्या बोलते हैं, ब्यूरो, बुरो। ठीक है, बरिस, बुरोस। ठीक है, तो ये कहाँ रहते हैं, बुरोस। दे लिव्स इन बुरोस। कब रहते हैं, कब तक रहते हैं, दिन में, एट डे टाइम। ठीक है, दिन भर जब तक सूरज रहेगा तब तक तो ये बचाएंगे अपने आप को गर्मी से, उसके बाद निकलेंगे रात को। दे लिव्स इन बुरो एट डे टाइम एंड कम आउटसाइड एट नाइट फॉर देयर फूड। ठीक है, फॉर देयर फूड, सर्चिंग देयर फूड है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर सर्चिंग देयर फूड। वो अपना शिकार ढूंढने के लिए रात को आते हैं जब ठंडा मौसम हो जाता है। ठीक है, अब आप क्लियर हो गया होगा। इतना भी ठंडा नहीं कि वो सांप मतलब मरी जाए, समझिए शाम के टाइम, थोड़ा जब बिल्कुल शाम हो रही थी तो ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म, उसी टाइम वो लोग अपना निकलते हैं शिकार करने और इस खा खो के वापस अंदर आ जाते हैं या लेके अंदर आ जाते हैं। फिर रात के टाइम और टेम्परेचर बर्फ जितना ठंडा हो जाता है। ठीक है, एकदम मरने वाली हालत होती है डेजर्ट में। तो डेजर्ट में ऐसा नहीं कि गर्मी भी होती है, गर्मी भी होती है भाई साहब, और सर्दी भी होती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा गर्मी और सर्दी के बीच के जो माहौल होता है ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी, उस टाइम ये सब निकलते हैं अपने बुरोज में। ठीक है, बुरोज का मतलब ये खड्डे। ठीक है, खड्डे नहीं, बिल, समझ गए। तो ये आपका आंसर था। कोई भी आपसे पूछ सकता है, आपको सिर्फ वो बातें ध्यान देनी है कि वो पूछ क्या रहा आपसे। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ऐसे घुमा फिरा के पूछेगा जो कि आपको लगेगी बहुत बड़ा, पता नहीं क्या पूछ दिया, मगर आपको अपनी सेंस में जवाब देना है। अब इस वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि माउंटेन पे जो प्लांट्स या एनिमल, प्लांट्स के बारे में पूछा गया, हम दोनों के बारे में जानेंगे, प्लांट्स और एनिमल जो माउंटेन के ऊपर रहते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है कि माउंटेन के ऊपर जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या अडेप्टेशन है, उसको एक्सप्लेन करिए। तो चलिए इस बात को समझते हैं हम लोग अच्छे से। इस बात को समझने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बनाना चाहूंगा कि माउंटेन पे पेड़ होते किस तरह के, आप लोग एक तस्वीर देखिए ताकि आपको पता चले। देखिए, ये होगी इसकी स्टेम, है ना, मोटा सा स्टेम होता है। और देखिए, ये हो गई इसकी ब्रांच। ये क्या है, एक ब्रांच बना रहा हूं मैं। ठीक है, ये हो गई इसकी पत्तियां।
पहले समझिए कि इसकी ओवरऑल शेप कैसा बना इसका, मुझे बताइए ये ओवरऑल शेप कैसा लग रहा है आप लोगों को। ये जो माउंटेन पे पेड़ होते हैं, जैसे कि पेड़ों के नाम कुछ हैं, ओएक हो गया और देवदार हो गया ना, चीड़ का पेड़ है ना, ये सब एग्जाम्पल हैं। कोई पूछे कि आपसे प्लांट कौन कौन से हैं, तो 2 नाम मैंने बता दिए हैं, बाकी आप सर्च करिएगा आपको पता चल जाएंगे। तो आप बताइए पहले मैंने कि ये पेड़ आपको दिख कैसे रहा है, कैसी कौन सी शेप का दिख रहा है, क्या आपको ये याद आ रहा है कुछ, ट्रायंगल टाइप का या कौन टाइप का, कुछ आपको याद आ रहा है ऐसा कुछ, है ना, गोल होगा ना वो। तो क्या ये इस शेप को क्या बोलते हैं, कौन। तो पहली चीज तो हमने देख ली कि भाई पहला अडेप्टेशन क्या है, इसने अपना शेप कैसा बना लिया। बाकी पेड़ आप देखते हैं, पीपल का पेड़ देखते हैं आप, तो बिल्कुल ऐसा सा होता है ना, मगर इसकी शेप देखिए कैसी है, कौन टाइप की। तो हम पहला ही लिखेंगे लाइन, द शेप ऑफ दीज ट्रीज आर कौन टाइप। या आप सिंपल आप लिख लीजिए, आप इतना बड़ा नहीं लिख सकते तो आप ये लिखिए, कौन टाइप शेप, बस। अगर आपको ज्यादा मुश्किल हो रहा है तो कौन टाइप शेप, इतना लिख लिया। अब दूसरी बात समझिए, दूसरी बात क्या है, ये मैंने जैसे कि बताया आपको, ये ब्रांच है, ये डंडियां हैं जो मेन स्टेम से, स्टेम है ये देख रहे हैं, जो मोटे वाला है इसको स्टेम बोलते हैं, और जो स्टेम से जो ब्रांच निकली होती है उसको शाखा या ब्रांच बोलते हैं। तो आपको पता है ना ब्रांच है, आपको ये बात पता चली, ये सारे क्या है, ब्रांच है। तो ब्रांच देखिए, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, ये कुछ आपको दिख रहा है, कुछ दिख रहा है आपको, सीढ़ियां मतलब उतरते हुए, समझ रहे हो। तो ये क्या है, ब्रांच की स्लोपिंग होती है, ब्रांच ही बहुत बड़ी होती है ना। तो क्या ये इस पे बर्फ या पानी आता तो वो तो सारे इकट्ठे हो रहे होते हैं ना, और ये पेड़ क्या होता है, दब जाता। मगर देखिए पानी आराम से उतरने के लिए सीढ़ियों की तरह इसका बनाया हुआ, तो सीढ़ियों का क्या बोलते हैं, स्लोप। सीढ़ियों सीढ़ी नुमा जो आपकी आकृति बनी उसको क्या कहते हैं। एक ब्रांच नहीं है, बहुत सारी ब्रांच है, सारी ब्रांचें मिलकर क्या बना रही है, ब्रांचेस आर इन स्लोपिंग, है ना, या स्लोपिंग, स्लोपिंग। तो ब्रांच हम क्या लिखेंगे, ब्रांच की स्लोपिंग हो रही है तो ब्रांच आर स्लोपिंग, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अब इनकी हमने ब्रांच के बारे में बात कर दी। अब जैसे एक ब्रांच है, इसकी पत्तियां देखिए कैसी लगी होती है, ऐसी होती है। ये मैंने एक ब्रांच ली है और पत्तियां दिखा रहा हूँ। पत्तियों का शेप देखिए, बाकी पेड़ों में कैसा होता है आपको ऐसा दिखेगा, है ना। कैक्टस में पत्तियां होती नहीं है, कैक्टस में तो कांटे होते हैं, इनमें भी पत्तियां होती हैं, मगर ये क्या कांटे हैं, पत्तियां ही हैं, पत्तियां ही हैं ये, मगर इनका शेप कैसा हो गया बेटा, एकदम सुई की तरह हो गया, कांटों की तरह, है ना। तो हम कांटा तो नहीं बोल सकते। पत्तियों का शेप कैसा होता है, तीसरा पॉइंट आप लिखिए, थर्ड पॉइंट। लीव्स आर इन नीडल साइज। लीव्स कैसी साइज की होती हैं, आर इन नीडल साइज, सुई की तरह होती है। लीव्स तो होती हैं बेटा, मगर कैसे साइज की होती है, नीडल साइज, नीडल साइज की। क्यों, क्योंकि अगर चौड़ी पत्तियां रहेंगी तो बर्फ अगर आएगा, सारी बात ये है कि इसने बर्फ, पहाड़ी इलाकों में रहता है तो बर्फ और बारिश तो होती रहती है। देखिए कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी बर्फ पड़ जाता है। तो क्या करता है, पत्तियों के ऊपर से भी तो निकलना चाहिए ना, तो पत्तियों के ऊपर से भी पतली पतली पत्तियां हैं, या पत्तियों का एरिया क्या होता है, कम हो जाता है। जितना हाथ आप ज्यादा खोलेंगे तो उतना ज्यादा आपके हाथ में पानी आएगा, जितना हाथ आप पतला कर लेंगे या कम कर लेंगे तो पानी आपका कम आएगा। वैसे पत्तियां हैं, पत्तियां क्या है, आप एक उंगली पे थोड़ी ना पानी रोक पाएंगे, तो वैसे ही है। पत्तियों का शेप क्या हो गया, पहले ऐसा था एक हाथ के बराबर, अब क्या हो गया, एक उंगली के बराबर। तो पानी या कोई चीज रोक थोड़ी पाएगा, वो तो फिसल के निकल जाएगा ना। तो इसलिए सारा बात क्या होता है, कौन टाइप का और इसके शेप मतलब लीव्स की आपको पता चल गई कैसी है। तो ये क्या कुल मिला के हो गया, पेड़ का स्ट्रक्चर हो गया। तो ये स्ट्रक्चर किसमें हेल्प कर रहा है, ऊपर पानी या बर्फ ना जम जाए, आराम से फिसल के निकल जाए, ठीक है, ब्रांच पे से भी और पत्तियों में से भी, ठीक है। तो यही मैंने लाइन लिख दी लास्ट में, दीज स्ट्रक्चर्स प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन, इकट्ठा होने से बचने के लिए, बचाने के लिए, प्रिवेंट का मतलब बचाना,
ऑफ किसका एक्यूमुलेशन, रेनी वाटर एंड स्नो का, ठीक है। एक्यूमुलेशन, ठीक है, एक्यूमुलेशन का मतलब इकट्ठा होने से बचाना, प्रिवेंट करता है किससे, एक्यूमुलेशन से, किसके एक्यूमुलेशन से, रेनी वाटर एंड स्नो, ठीक है। अगला हम लोग देख लेते हैं कि अडेप्टेशन ऑफ ट्रीज इन द माउंटेन एरिया रीजन देख लिया हमने। अब देखेंगे पानी में जो ट्रीज का है, पानी वाले रीजन में उनकी क्या अडेप्टेशन है, ये भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लें। तो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक्सप्लेन द अडेप्टेशन ऑफ ट्रीज टू लीव, ट्रीज नहीं बोलेंगे हम लोग, पानी में पेड़ थोड़ी बड़ा होता है, प्लांट बोलेंगे, प्लांट का मतलब पौधा होता है। प्लांट्स टू लिव इन एक्वेटिक हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट में जो प्लांट होते हैं उनके एडेप्टेशन को एक्सप्लेन करना है। देखिए पहले आप अपने ध्यान में लगाइए कि कोई पेड़ आप सोचिए कि पानी में, जो जैसे कि मैंने कहा गुलाब, देखिए गुलाब क्या होता है, पानी मैंने बना दिए, ये पानी की सरफेस बना रहा हूं, इसके ऊपर देखिए गुलाब कैसे होता है, गुलाब कैसे बनता है, ये गुलाब बना रहा हूं मैं, पहले ये बताइए, कमल बना रहा हूं, है ना, कमल बना रहा हूं, कमल का फूल मैंने खिला दिया और इसकी पत्तियां देख रहे हैं, फिर इसके बाद ये स्टेम निकलती है इसमें से। बढ़िया बनाया कि नहीं बनाया मैंने, एक बार और बढ़िया से बनाते हैं। इसकी पत्तियां हो गई, देखिए ये पानी बन गया, ये पत्तियां बना देते हैं और ये स्टेम बना देते हैं और ऊपर फूल लगा देते हैं गुलाब कमल का, ठीक है। देख लो ये हो गया फ्लावर, ये हो गया लीफ, लीफ है ना, ये भी लीफ है, ये हो गया स्टेम। और आप एक और बात देखिए, स्टेम देखिए कितना है और ये हो गई जड़ें, ठीक है। जड़ें देखिए कितनी है, जड़ों का साइज देखिए, साइज देखते रहिए बस, ठीक है। जड़ों का साइज, ये रूट्स हो गई। अब देखिए क्या आपको रूट्स कैसी लग रही है, आपको पहले मुझे ये बताइए, रूट्स आपको लंबी लग रही है, छोटी लग रही है, बताइए। तो पहली एडेप्टेशन तो इसने क्या कर रखी है बेटा, रूट्स आर नॉट लॉन्ग। क्यों लंबी रहेंगी बताइए, हमने रेगिस्तान वाले पेड़ का देखा था कि वो लंबी इसलिए होती है क्योंकि नीचे जमीन में ज्यादा, जमीन गहराई में जाता है तो पानी, मतलब जितनी गहराई में जाएगा उतना जल्दी पानी मिलेगा, मगर यहाँ तो पानी बहुत सारा है। अगर मान लीजिए अगर इसकी रूट्स में लंबी कर दूं, मान लीजिए इतना, तो ये खड़े होने में एक ही जगह रहेगा पानी में। जैसे कहीं कोई पानी का मतलब तूफान आया, पानी का तूफान कह रहा हूँ, पानी का कोई भी धक्का आया तो वो टूट जाएगा, ऊपर से टूट जाएगा। ये क्यों रहता है, क्योंकि ये हल्का रहे, तैर सके, फ्लोट कर सके, इसलिए यहाँ पर ये रूट्स आर नॉट लॉन्ग, शॉर्ट होते हैं, ठीक है। अब ब्रैकेट में डाल दीजिए, क्यों होते हैं आपको पता चल गया, भी लंबी है, रूट्स का साइज कितना है आपको बताइए, लंबी है रूट्स आर शॉर्ट, है ना, या साइज उनका रेड्यूस हो जाता है, ठीक है। रूट्स आर नॉट लॉन्ग फॉर बैलेंस और होल्ड, है ना, होल्ड करने के लिए, ये रूट्स ही तो है जिसने पूरे के पूरे प्लांट को होल्ड किया हुआ है। अगर रूट्स लंबी हो जाए तो रूट्स का देखिए भार ज्यादा हो जाएगा, ऊपर से कोई पानी का धक्का आया और वो फ्लोर टूट जाएगा, तो छोटी होती है, इसलिए आपको समझ आना चाहिए। पहला क्या है, रूट्स आर शॉर्ट फॉर बैलेंस या बैलेंस ऑल पार्ट ऑफ ट्री, ठीक है। पूरे के पूरे प्लांट बोलेंगे, ट्री तो नहीं बोलेंगे, ट्री तो बड़ा हो जाएगा बेटा। ट्री और प्लांट में फर्क होता है, प्लांट छोटा होता है, ट्री क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं प्लांट बोल रहा हूँ। तो पूरे प्लांट को बैलेंस करने के लिए रूट्स छोटी होती है, ठीक है, अगर बड़ी रहेंगी तो वो बैलेंस नहीं हो पाएगा। अगला देखिए दूसरा, स्टेम देखिए, स्टेम, स्टेम कैसी होती है इनमें, अगर मान लीजिए ये मैं आम का स्टेम लगा दूं या गुलाब का स्टेम लगा दूं तो क्या वो पानी में तैरेगा, नहीं, वो डूब जाएगा। तो ये देखिए स्टेम में ना, स्टेम इनकी खाली होती है, समझ रहे हो, गुब्बारा देखा है, गुब्बारा वैसी खाली होती है, इनके अंदर हवा होती है, खाली होती है। तो आपको इनकी स्टेम और किसी, मतलब आप जमीन वाले पेड़ को देखेंगे उसकी स्टेम खाली नहीं मिलेगी, मगर इसको जब आप तोड़ेंगे, जैसे बांस देखा आपने, बांस, बांस की तरह इनकी भी होती है, ठीक है। तो स्टेम कैसी होती है, स्टेम आर होलो, होलो का मतलब खाली। क्यों खाली रहेंगी, खाली रहेंगी तभी तो तैरेगा पानी में,
क्लियर होगा स्टेम के बारे में। आगे पत्तियां, लीफ, लीफ है, हम लीव्स के बारे में बात। लीव्स कैसी होती हैं बेटा? लीव्स बहुत ज्यादा चौड़ी होती हैं। लीव्स क्या होती हैं? बहुत ज्यादा चौड़ी होती हैं। क्यों? लीव्स लगाऊंगा मैं। लीफ का प्लूरल क्या होता है? लीव्स। तो LEAVES, ठीक है। लीव्स आर वाइड फॉर फ्लोटिंग और प्रोटेक्टिंग द फ्लोर एंड प्रोटेक्टिंग द फ्लावर। ये लीव्स क्या होती है? चौड़ी होती है कि फ्लावर नीचे ना डूब जाए। ठीक है, आपको क्लियर हो रहा है? फ्लावर क्या है? नीचे ना डूब जाए। तो लीव्स आर वाइड फॉर फ्लोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग द फ्लावर। फॉर फ्लोटिंग, तैरने के लिए, एंड प्रोटेक्टिंग द फ्लावर। ठीक है, क्लियर है? 3 पॉइंट आपको समझ आए। चौथा पॉइंट समझिए आप इस बात को। लीव्स के ऊपर, मान लीजिए आप समझिए ना, लीव्स के ऊपर क्या होता है? ये पत्ता है इसका, इसके ऊपर ना हल्का 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 मोम या प्लास्टिक, देखा आपने? मोमबत्ती देखी है? उसको वैक्स बोलते हैं ना, वैक्स। वैक्स की परत होती है। किसके ऊपर? लीव्स के ऊपर। क्यों होती है? क्योंकि अगर पानी जाएगा तो पानी इसको सड़ाने ना लग जाए, इसलिए ये ना एक वैक्स रखता है। एक, जैसे आप समझते हैं प्लास्टिक आपने अपने शरीर पर ओढ़ लिया तो आपको पानी नहीं टच करता, वैसे ही इन्होंने एक वैक्स रखा होता है जो प्लास्टिक ही जैसा होता है। प्लास्टिक आपको प्लास्टिक की तरह दिखेगा नहीं, मगर समझिए प्लास्टिक जैसा ही होता है। वैक्स होता है। वैक्स क्या करता है? पानी, मतलब पानी से बचाता है। समझ रहे? जब ज्यादा पानी हो जाएगा तो पत्ता सड़ ना जाए या ज्यादा पानी अंदर ना चला जाए, तो उसके लिए क्या होता है? वैक्स होता है। वैक्स क्या कंट्रोल करता है बेटा? पानी ज्यादा ना चला जाए पत्तों में। पानी तो चाहिए उसको, तो पानी को अपने हिसाब से ले लेता है, मगर ये पानी जब पड़ा ही हुआ है तो उसको ना लेने के लिए क्या करता है? वैक्स रखता है अपने पास। वैक्स क्या करता है? लीव्स आर कंटेन वैक्स लेयर। एक वैक्स लेयर रखते हैं। कौन? लीव्स। ठीक है, फॉर प्रोटेक्टिंग बाय एक्सेस ऑफ वाटर। ठीक है, लीव्स कंटेन वैक्स लेयर। ठीक है, आप इतना भी लिख सकते हैं अगर आपको इतना समझ आ गया। ये तो मैंने आगे बताया कि ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए। फॉर प्रोटेक्टिंग बाय एक्सेस ऑफ वाटर। एक्सेस का मतलब ज्यादा, ज्यादा वाटर से बचने के लिए, बचाने के लिए क्या लीव्स क्या रखती है अपने पास? एक वैक्स वाली लेयर रखती है, एक लेयर रखती है जो वैक्स की होती है। ठीक है, ये क्लियर है? 4। ये था आपका प्लांट जो एक्वेटिक में रहते हैं। ठीक है, सबके पास मोस्टली यही अडेप्टेशन होती है कि ज्यादा पानी उसको खाना जाए, पानी ज्यादा मतलब ना चला जाए उस पत्ते में या कोई भी प्लांट में जो पानी में रहता है, तो वैक्स लेयर होती है सबके पास। ठीक है, सारे प्लांट्स के पास। पूछेगा, जनरली सबकी जुबान पे रटा रहता है, एग्जामिनर की जुबान पे रटा रहता है, वराइट द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जब आपको कभी भी डिफरेंस पूछ लेना दो लोगों के बीच में, एक किसके बीच में? लिविंग और दूसरा नॉन लिविंग के बीच में, तो आपको बनाना होता है ऐसे ताकि क्लियर लिख लेना है लिविंग थिंग का पहला पॉइंट आप लोग लिखिए। डिफरेंस तो आप लोग यहां बना लेंगे। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स ईट फूड। ठीक है, बार बार लिविंग थिंग नहीं लिखूंगा। क्या होता है? प्रोनाउन आप जानते हैं ना, दे आर लिविंग, दे आर ईट फूड, है ना। बार बार लिविंग थिंग नहीं लिखना, क्योंकि हमने हेडिंग डाल दी है तो बार बार लिविंग थिंग क्यों लिखे ना। तो एक बार मैंने लिख दिया गलती से, लिविंग थिंग ईट फूड्स। ठीक है, यहां पे लिखना है दे डू नॉट ईट फूड्स। बस आपको डू नॉट लगाना है, क्योंकि जो ये करते हैं उससे उल्टा ही तो ये सब करते हैं। ठीक, दो, दे आर ग्रो। देखिए पहला अक्षर ही बड़ा रखना चाहिए, तो पहला अक्षर टी आपका कैपिटल रहेगा। दे आर ग्रोस। ठीक है, दूसरा इसमें क्या अंतर हो जाएगा? दे डू नॉट ग्रो। बस उल्टा करते जाना है। तीसरा
दे डू रिप्रोडक्शन, दे डू रिप्रोडक्शन बट दे डू नॉट। आगे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसी के सेंस में मैं जवाब दे रहा हूं। आगे फोर्थ क्वेश्चन, अरे फोर्थ पॉइंट, दे डू ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन आपको पता है अलग अलग चीजें। दे डू ब्रीथिंग, दे डू नॉट, दे डोंट। डू नॉट या छोटा करके लिख दीजिए, दे डोंट। मेरे पास ज्यादा स्याही नहीं है, मैं बचाना चाहता हूं अपनी कलम को, मैं स्याही को बचाना चाहता हूं। हाँ, तो दे डू नॉट को आप लोग कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है ना मॉडर्न इंग्लिश में, डोंट। ठीक है, डोंट। डू नॉट को डोंट बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने वही बोला, दे डोंट। अगला 5। ऐसे ही करते करते आपको 10-15 लिख देने। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 10 पॉइंट तो लिखने ही चाहिए। ठीक है, तो दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक थी ना, दे रिस्पॉन्ड्स टू स्टिमुली। रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली का मतलब समझ आ गया आपको। ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसके आसपास कोई चेंज होता है ना, तो वो अचानक से रिस्पॉन्ड करता है, तो उसी को कहते हैं रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। ठीक है, कोई भी चेंज हुआ और उसने अपने आप पे एक्ट किया। ठीक है, कि मुझे, और यहां पे लिख दीजिए दे डू नॉट, दे डोंट, दे डोंट, दे डोंट। हाँ, ऐसा ही आसान बना दिया ना मैंने आप लोगों के लिए। दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। अगला क्या कैरेक्टरिस्टिक था, अगला क्या था, दे डाई। बहुत सही बात है, दे विल डाई। उन्हें मरना ही है। वो जन्म, लिविंग थिंग जन्म भी लेते हैं और मरते हैं। दे विल डाई, वो मर जाएंगे। दे विल और विल नॉट, विल नॉट कर सकते हैं आप। विल नॉट डाई, विल नॉट डाई कर लीजिए, क्योंकि मेज पड़ी हुई है तो मेज तो पड़ी की पड़ी रहती है, मरेगी नहीं। तोड़ के आप उसको कुछ और बना सकते हैं, जला सकते हैं, तो उसको मरना थोड़ी कहते हैं। ठीक है, अगला 7th क्वेश्चन, दे डू मूवमेंट, दे डू मूवमेंट, है ना। ये दे डू मूवमेंट, ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा क्योंकि ये भी मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग लेके चले बादलों को, तो दे डू मूवमेंट, मगर यहां पे अलग हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं मोस्टली, ज्यादातर, मोस्टली नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट, डोंट मूव, है ना। कुछ मूव कर सकती है, मोस्टली नॉन लिविंग डोंट मूव। ज्यादातर जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो मूव नहीं करती है। ठीक है, अगला 7th कर दिए हैं। अब 3 आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, आपको मैंने आइडिया दे दिया है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे लिखना है आपको, लाइन लिख के बिल्कुल प्यारा प्यारा लिखना है आप लोगों को। तो यही आपका था क्वेश्चन। अब आपको खत्म हो गया होगा ये आप लोगों का चैप्टर। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन हैं। इसी क्वेश्चन को आप लोग एक्सरसाइज में लिख लीजिएगा अपनी, है ना, क्वेश्चन आंसर में। और इंपॉर्टेंस देख लीजिएगा, कौन कौन से मैंने नई चीजें पढ़ाई हैं, वही आपका पेपर में आएगा। पुरानी चीजें तो कोई भी कर लेगा। ठीक है, जो जो नई चीजें बताई हैं मैंने, वो आप लोगों को पॉइंट में ध्यान रखना है कौन कौन से क्वेश्चन थे। ये वाला क्वेश्चन देखिए, आपसे ऐसे ही कुछ और भी पूछ सकता है। 10 मार्क्स में डिफरेंस पूछ लेगा आपसे। ठीक है, या तो हैबिटेट के डिफरेंस पूछ लेगा कि एक्वेटिक हैबिटेट में और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में डिफरेंस बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा। तो ऐसे ही कुछ भी आप लोग आइडिया ले लीजिएगा। क्लियर है, हम खत्म करते हैं आपका ये ऑर्गेनिज्म एंड आपका ये जो लिविंग देयर हैबिटेट था ना, तो वो हम आप लोग अब इस चैप्टर को आप खत्म करते हैं, जो आपका ऑर्गेनिज्म और देयर लिविंग हैबिटेट था। ठीक है।